नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विजन 2030 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सपना देखा है और इस सपने के कौन कौन से डायमेंशंस हैं उसी को हर दिन हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विजन 2030 को सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके और साथ में यह बताया जा सके कि इसके पूरे होने के लिए क्या जरूरी है और इसको हासिल करने के लिए युवा जोश और उस जोश को सही दिशा दिखाकर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, ये एक विकल्प है। लेकिन युवा को सही शिक्षा, फिर उसके रुझान और उसकी क्षमताओं को पहचान, क्षमता के मुताबिक भविष्य का निर्माण और भविष्य की जरूरत और उस जरूरत को वर्तमान में पहचान, युवा को उस जरूरत के मुताबिक भविष्य के लिए तैयार करने का प्लान, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और इन्हीं से जुड़ा है रोजगार, इन्हीं से जुड़ा है उद्योग। यानी युवा, रोजगार और उद्योग जब तक एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तब तक इनका समावेशी विकास मुमकिन नहीं है। तो क्या विजन 2030 जिसमें राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, उस विजन डॉक्यूमेंट में यह समावेशी समाधान है? बात इसी मुद्दे पर और इस मुद्दे पर बात करने के साथ समाधान तलाशने की कोशिश करें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीविका के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा जी, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी जी और युवा प्रतिनिधि शुभम कोरा जी। राजीव जी, शुरुआत आपके साथ। मुख्यमंत्री ने एक सपना देखा, सपना 2030 का, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं ये सपना जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का सपना पूरा ना हो, और जब तक वो मजबूत नहीं होंगे राजस्थान मजबूत नहीं होगा। आप भी मानते हैं कि युवा, रोजगार, उद्योग ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और भविष्य में नंबर 1 बनना है तो भविष्य की जरूरत के हिसाब से इनका निर्माण करना है। ये जो सपना है वीरेंद्र, वो युवाओं के लिए ही है खास तौर से, क्योंकि 7 साल आगे की बात है, 2030 की एक रोड मैप है कि कैसे हिंदुस्तान को दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बनाया जाए। हमको कहना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कैसे अगले 20-25 वर्षों में ये शताब्दी इंडिया की शताब्दी होए, और वो कैसे संभव होएगी जब अलग अलग राज्य कोशिश करेंगे कि सब विकसित हों। जब सब राज्य विकसित होंगे तब देश विकसित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक रोड मैप बनाया, एक सपना देखा 7 साल आगे का राजस्थान कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया हो, कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे उद्यमिता बढ़े, कैसे राजस्थान का औद्योगिकरण बढ़े। उसके साथ साथ राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनके पास काम आए, उनमें आत्मनिर्भरता आए, क्योंकि आपको मालूम है जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे कम जो महिला शिक्षा थी वो शायद राजस्थान में रही होगी। और आज राजस्थान में जिस तरह से विश्वविद्यालय खुले हैं, जिस तरह से टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर राजस्थान में काम हुआ है, राजस्थान एक बढ़ता हुआ राज्य है, एक विकसित होता हुआ राज्य है। तभी जो अभी कुछ समय पहले इन्वेस्ट समिट हुआ, इन्वेस्ट राजस्थान, उसमें 13 लाख करोड़ रुपए के MOU LOI साइन हुए। ये सब जो चीज़ें हैं उनके संग संग बहुत सारी योजनाएं, खासतौर से क्योंकि मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे पास उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप के लिए मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, जिसमें पहले 3 वर्ष तक किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आपके घर आएगा नहीं, उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ SC ST से के लोग हैं, भीमराव अंबेडकर के नाम से योजना बनाई, जिसमें अगर आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं, उसका मतलब है कि आप खुद तो रोज़गार प्राप्त करेंगे, लोगों को भी रोज़गार देंगे उद्यमिता बढ़ाने के लिए। उसके अंदर जो आप ऋण लेंगे बैंकों से, उसमें 9% तक की छूट, मतलब जितना आपको ऋण के पैसे लगेंगे उतने पैसे आप वापस मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, आम आदमी 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है तो 9% पे अगर आपको ऋण मिलता है तो 8% सरकार वापस करेगी। 5 करोड़ तक लेते हैं तो 8% है,
फिर 7% क्या 6% क्या, ऐसे अलग अलग स्लैब बनी हुई है। तो सर एक लाइन में अगर मैं समझूं, क्योंकि युवाओं को अगर रोजगार देना है तो सरकारी संस्थाओं में वो सीमित है, एक लिमिट है जिससे ज्यादा आप रोजगार सर्जन नहीं कर सकते। तो क्या 2030 के लिए जो विजन देखा जा रहा है उसमें निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करना और वो युवा जो अपना उद्योग करके बाकियों को रोजगार देना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और इसको अगले 7 साल में मैक्सिमाइज किया जाए? दोनों बातें हैं। एक तो राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियां भी खोली हैं। आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा 500 पर्यटक मित्र बनाने की बात करी है। रोज नई घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन राजस्थान परंपरागत रूप से हस्तशिल्प में, कारीगरी में, लोक संगीत में बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। उसमें जो कलाकार काम करते हैं वो कैसे खुद की आजीविका पैदा कर सकें, उसके लिए उनको औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपये तक का मुफ्त ऋण है। जो कारीगर अपने खुद जो वाद्य संगीत में है वो लोग अगर अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर भी ऋण है। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने नई योजना बनाई है मिशन निर्यातक बनो, उसमें 10,000 नए निर्यातक बने। ये सब चीज़ें राजस्थान में रोजगार जनरेशन करती है। और जब बेरोजगारी खत्म होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अच्छी होती है और युवाओं को रोजगार ढूंढने के लिए राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, सीताराम लांबा जी हमारे साथ हैं। सीताराम लांबा जी, जरा बताइए, युवाओं की समस्याओं का बखूबी समझते होंगे, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो जरा बताइए कौन कौन से समस्या राजस्थान में इस वक्त दिखाई दी और उसके समाधान भी जाहिर है विजन डॉक्यूमेंट 2030 के लिए आप लोगों की तरफ से गए होंगे, क्या क्या समाधान गए? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है और राजस्थान में 28% युवा हैं। और जो सरकारी तौर पर और यूनिसेफ के तौर पर हम युवा की परिभाषा लेते हैं, 15 साल से 28 साल तक की उम्र के जो नौजवान हैं वो युवा की श्रेणी में है। और ऐसे 28% राजस्थान की कुल जनसंख्या में 28% युवा हैं। इतना बड़ा युवा किसी भी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए वो शक्ति जैसा है। पर उसके साथ साथ एक चैलेंज भी है। चैलेंज है कि उसको हम रोज़गार कैसे देंगे, चैलेंज है उसकी शिक्षा का कैसे हम अच्छा इंतज़ाम करेंगे, चैलेंज है कि हम उसको एक सही रास्ते पर, ताकि वो राज्य की प्रगति में पूरी तरह से सहयोगी बन सके, ऐसे संसाधन कैसे देंगे। तो इनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लंबी चर्चा और लंबी जो उनकी एक दूरगामी सोच है उसके माध्यम से उन्होंने एक रास्ता निकाला। और मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है क्योंकि राजस्थान के युवाओं के साथ काम करने का उन्होंने मुझे मौका दिया और उन युवाओं के आग्रह पर, युवाओं के जो सुझाव है उनके आधार पर इस बार का जो बजट है राजस्थान का, वो जो 23-24 का बजट है हमारा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को खास तौर पर समर्पित किया। और वो कैसे समर्पित किया कि पिछले साल जब उन्होंने हमसे कहा कि कुछ सुझाव आप दीजिए, तो उसमें हम जो राजस्थान युवा बोर्ड के साथ ही हम लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए, हमने युवाओं से संवाद किए और वहाँ से जिस तरह के सजेशन आए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। और उसमें एक सजेशन जिसको मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि युवाओं की मांग थी कि राजस्थान में एक युवा कल्याण कोष की स्थापना होनी चाहिए, जैसे अलग अलग कल्याण कोष बनते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया ये, और इस बजट में राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसका अपना युवा कल्याण कोष है। और वो भी 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का नहीं, पूरे 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष राजस्थान की सरकार। सीताराम लांबा जी, फिर राजस्थान में बेरोजगारी इतनी क्यों है सर? देखिए, भारत एक संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग शक्तियां, अलग अलग काम हैं। पिछले 10 साल में, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में एक सपना दिया कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे देश के युवाओं को, उन्होंने ना सिर्फ ये जुमला दिया या जो बात कही, उसके बाद इस देश में वो डिमोनेटाइजेशन लेकर आए बिना सोचे समझे उन्होंने जीएसटी लगाई। और रही सही कसर जो कोविड आया, कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके कारण जहां एक तरफ देश में युवाओं को जॉब्स मिलने चाहिए थे, बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जाने लगा और इसका सबसे ज़्यादा असर युवाओं पर पड़ा। दूसरा, जो सबसे बड़ी सरकारी रोजगार जनरेट करने वाली संस्थाएं थी, वो था एक भारतीय रेलवे और भारतीय सेना, जहां पर हमारे युवा अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते थे, देश की सेवा के लिए मौका देखते थे।
जो केंद्र की हमारी सरकार है, दोनों को मैं आप कह रहे हैं सर, ये तो राष्ट्रव्यापी चीज़ है ना सर। इसीलिए कह रहा हूं कि उसी का असर प्रदेश में भी आता है, उसका असर प्रदेश में भी आता है। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसने 4 लाख सरकारी नौकरियां इस 5 साल में जनरेट की हैं। 4 लाख सरकारियां, ये आपके पास आंकड़े होंगे, आप लोग देख सकते हो। इसके साथ साथ जो अभी राजीव सर कह रहे थे कि हमने अलग अलग क्षेत्रों में और भी रोजगार के साधन पैदा किए हैं, हम लोग लोन दे रहे हैं, हम लोग उनको स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उनको आगे का रास्ता दे रहे हैं। तो राजस्थान को अगर आप भारत के मानचित्र पर देखोगे तो एक अलग राजस्थान के युवाओं के लिए मौके, जो अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने दिए, वो आपको दिखेंगे। ठीक है सतवीर, क्योंकि एक नारा लगता था, पता नहीं अब लोगों के जहन में होगा या नहीं होगा, नारा लगता था कि गांव बस्तियों में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये लगता था। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक किया गया, जिस तरीके से शहरी ओलंपिक किया गया, और जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा रोजगार जो निकल रहा है वो आपके खेल कूद के जरिए निकल रहा है, तो क्या राजस्थान में जो ये पहल की गई, इसको और माइक्रो लेवल पर ले जाकर एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा कि कोई बात नहीं, आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं लेकिन खेलने कूदने में मजबूत है, तो चलिए प्रदेश का नाम रोशन कीजिए, ये भी एक रोजगार है। क्या इसको 2030 तक और एक्सेलरेट किया जाएगा? विजेंद्र जी, खेलों की अगर बात करें तो जो राजस्थान में पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने खेल जगत के लिए जो काम किए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। एक ज़माना था जब खिलाड़ी जो है मेडल जीत के भी दर दर की ठोकरें खाता था, उसको मान सम्मान भी नहीं मिलता था, ना नौकरी मिलती थी और ना वो अपने खेल को आगे बढ़ा पाता था। आज आप देख रहे हो कि ना सिर्फ ग्रामीण और शहरी ओलंपिक से खेलों का माहौल बना, बल्कि जिस तरह से सरकार की जो पॉलिसी आई, खिलाड़ियों को कैसे मान सम्मान मिले, मेडल विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो नौकरियां दी गई, किस तरह DYSP स्तर की नौकरियां सरकार ने सीधे दी, खिलाड़ियों में एक संदेश गया। साथ में जो राजस्थान के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल लेवल पे, उन खिलाड़ियों के लिए 2% नौकरियों में कोटा आरक्षित कर दिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का जो एक उद्देश्य था कि किस तरह से एक खेलों का वातावरण बने, गांवों में जो खेल विलुप्त हो गए थे वो कैसे मुख्यधारा में आए। हम सब ने देखा कि प्रदेश में 60 लाख से भी ज़्यादा, और उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, हमारे प्रदेशवासियों ने एक मेले जो लगता है उसके रूप में खेलों का आनंद लिया। और इससे ना केवल खेलों का विकास हुआ, खिलाड़ियों का जो प्रतिभाएं हैं वो ना केवल वो आगे आई, बल्कि हैप्पीनेस इंडेक्स का जो एक माहौल है राजस्थान में वो भी बढ़ा। आपने हम सब ने ये देखा नहीं, लेकिन 2030 तक का कोई प्लान है कि भाई जिला स्तर पर एक स्टेडियम जरूर होगा, तहसील स्तर पर एक स्टेडियम जरूर होगा, अलग अलग विधायक जो खेलों की हैं उनके लिए कोच होंगे और उनमें से सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, हर साल एक कंपटीशन होगा, भाई बिना उसके थोड़ी ना मुमकिन है सब। देखिए, जहां तक बात 2030 के विजन की है, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, खेल ही नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में जो है राजस्थान को नंबर 1 बनाने का सपना मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा, ये राजस्थान के हर एक नागरिक ने देखा है। और आप कह रहे हो कि किस तरह आने वाले समय में खेलों को लेके जो है 7 साल बाद में कैसे राजस्थान किस स्थान पे रहेगा। आज मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 4 सालों में 4 गुना से ज्यादा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खेलों में हर क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 गुना आप देखेंगे कि आने वाले 7 सालों में 6 गुना जो है तरक्की हम देखेंगे। और खेल ही नहीं, हर क्षेत्र में जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है वो उनका सपना नहीं, राजस्थान के आम नागरिक का सपना है और वो आने वाले समय में साकार होता हुआ नजर आएगा। आप देख रहे हो कि जहां केंद्र सरकार जहां एक और खेल जो पुरस्कार मिल रहे थे खिलाड़ियों को, उनको बंद करने का काम किया केंद्र सरकार ने। राजीव गांधी जी के नाम पे जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने नौजवानों को अधिकार दिए, उनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार था, उसको बंद कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री जी ने आज
खेल पुरस्कारों की राशि बढ़ाई, 3-3 करोड़ रुपए जो है खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार के रूप में मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे फैसले हैं जिससे लेकिन मानकर चलूं ना जगत कि में एक ये भी डायमेंशन है जिसको 2030 तक मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान हरियाणा को आज पीछे छोड़ चुका है और आने वाले समय में खेल जगत में भी नंबर 1 बनेगा और 2030 में जो सपना देखा है मुख्यमंत्री जी ने वो पूरा होगा। ठीक है भरत बेनीवाल, क्योंकि एक मकान भी हम बना रहे होते हैं ना तो उसका बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि भाई इतने कमरे होंगे, इसमें ये सीमेंट होगी, इस तरीके से इसमें सरिया लगेगा। यहां तो हम पूरे प्रदेश के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि युवाओं के लिए कोई ब्लूप्रिंट जो आपके जहन में हो और मुख्यमंत्री की तरफ से आप चाहते हो कि 2030 तक साहब अगर युवाओं को आगे लाना चाहते हैं तो इस ब्लूप्रिंट पर काम कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जितनी वैकेंसीज है, अब देखिए 2 क्षेत्र हैं जो युवा से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए, एक सरकारी क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। और सरकारी क्षेत्र में अगर हम अपनी तरफ से सुझाव देते भी आए हैं और अभी भी दे रहे हैं आगे कि मुख्य रूप से जो वैकेंसीज होती हैं उन वैकेंसीज का एक कैलेंडर जो सिस्टम होता है वो जारी होना चाहिए, जिससे क्या है कि पूरे जो युवा है उसको एक, जैसे कोई भी एग्जाम होती है, जैसे सीटेट की होती है या जो भी एग्जाम्स होती हैं, उनमें एक फिक्स डेट रहती है कि भाई इस मंथ से इस मंथ के बीच में एग्जाम होगा ही होगा। आप एक साथ में सारी वैकेंसीज मत करवाइए। चलिए आपने रीट 60,000 करवाई, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है उसके लिए, लेकिन जैसे उसी को आप हर साल आप 5-5 हजार करके निकालिए और 10-10 हजार करके निकालिए या जैसे भी टुकड़ों में निकालिए, ताकि जो नया युवा आएगा फ्रेशर उसको भी मौका मिल पाएगा। कई बार क्या है उनको मौका नहीं मिल पाता और एक ही भर्ती और वो 2-3 साल तक चल रही है और उसी में फंसी हुई है। तो ऐसे में एक पूरा कैलेंडर सिस्टम बने जिसकी वजह से क्या है, शुरुआत हुई उस भर्ती की तो उस डेट पे एग्जाम हुई, वहां उस समय से उस समय तक फॉर्म भरे गए। कैलेंडर तो अभी भी बनता है जी। समस्या वहां आ जाती है ना जब कोई कोर्ट में चली जाती है, किसी का पेपर लीक हो जाता है। जी बिल्कुल, वो दिक्कतें तब आती है जब उन भर्तियों के नियम जो है वो स्पष्ट नहीं होते। इसलिए दूसरी बात मेरी ये है कि कैलेंडर के साथ साथ उन भर्तियों के नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि कौन व्यक्ति किस तरह से उसमें एलिजिबल होगा और किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पारदर्शिता से रहे। तीसरी चीज ये रहेगी मुख्य रूप से कि भी जो थोड़े पेपर लीक से इनसे जुड़े हुए जो मुद्दे आ जाते हैं सामने, ये बहुत ज्यादा परेशान रहा है युवा। तो इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि ऑनलाइन जितनी भी जो एग्जाम्स हैं, जितनी ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, उनमें देखिए पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहती। ये मान सकते हैं कि कोई एक आध कंप्यूटर हैक हो जाए किसी एक एग्जाम सेंटर पे, तो उसमें एक अभ्यर्थी को तो लाभ मिल जाएगा, वो तो फोर्जरी कर देगा, लेकिन और अभ्यर्थी फेयरनेस से करेंगे। सारी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए। जी बिल्कुल, जितनी भी एग्जाम्स हैं उनको ऑनलाइन कराया जाए, जिससे पेपर लीक की समस्या से, बल्क में जो पेपर लीक होता है उससे तो कम से कम बचा जा सके। ये तो मैं गारंटी से यहीं से कह सकता हूं कि 2030 तक ये व्यवस्था तो हो जाएगी। हम ऑपरेशन आजकल रोबोट से कर रहे हैं, एग्जाम तो कम से कम कंप्यूटराइज होंगे ही होंगे और ये 2030 तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी। शुभम कोरा जी, मैंने अंत में आपको इसलिए लिया क्योंकि सर आप ही वो मकान है जिसको बनाने की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो नींव का काम करेंगे जिसके ऊपर मजबूती से आप खड़े रहेंगे। तो ये बताइए कि एक युवा प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम 2030 में आपको देखना चाहते हैं, युवाओं को देखना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चाहते हैं सरकार से कि भाई ये कीजिए तब मैं वहां पहुंच जाऊंगा? देखिए सर, मेरा तो एक सिंपल सा रूल है कि एज अ स्टार्टअप, आप आज की डेट में अगर स्टार्टअप की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर स्टार्टअप करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास युवाओं का इतना बड़ा हुजूम है जो पूरा स्टार्टअप के अंदर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत कहाँ आती है कि उनके पास स्टार्टअप तो उन्होंने कर लिया है, पर आगे उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से उनको पूरा वो अपना जितना भी वेयर हाउस में सामान है वो कहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहली दिक्कत जो उनके पास आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप आने वाले टाइम में, जैसे महिंद्रा सेज है तो महिंद्रा सेज ऐसी जगह और 3-4 और जगह बनाएं, वहाँ के ऊपर जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको वहाँ पर आप एक बार रैंकिंग के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि उनको आप ऑफिस एकोमोडेशन प्रोवाइड करें। चलिए इसका तो सीधा ही जवाब ले लेते हैं, राजीव जी हमारे साथ। राजीव जी, इस संभावना पर तो पहले से ही काम किया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम करा जा रहा है स्टार्टअप के लिए। यहाँ पे जो सेंटर बना हुआ है, आपको मालूम है कन्वेंशन सेंटर के बराबर में इतना शानदार है, भामाशाह जो सेंटर बना हुआ है उसकी पूरे दुनिया में तारीफ होती है। वो चाहे पिछली सरकार ने बनाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी हर समय कहते हैं कि उससे जो आईटी के क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं उनको बहुत मौका मिला है। और आईटी के क्षेत्र में इस सरकार ने विशेष रूप से काम करा है। फिनटेक और ब्लॉकचेन के ऊपर सरकार बहुत काम कर रही है। कुछ दिनों पहले ही
जयपुर में नारायण मूर्ति जी आए थे, सीपी गुरनानी आए थे, कैग महिंद्रा के सीएमडी, मुख्यमंत्री से मिलके गए थे और मुख्यमंत्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट भी करा था आप बैंकर बनो, हम चाहते हैं कि अगले 4-5 साल के अंदर राजस्थान खास तौर से ब्लॉकचेन और फिनटेक के अंदर देश में नंबर 1 हो जाए। तो ये सपना सोचना, जब पहले कभी सोचते नहीं थे कि हैदराबाद बेंगलोर के अलावा कहीं पे ऐसा संभव है, पूना है, मुंबई है, और राजस्थान में क्योंकि हमारे पास इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनके लिए मौका बनेगा। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय का चेयरमैन हूँ। हमने एक हमारा प्लॉट खाली पड़ा हुआ था 22 सुदाम सुदर्शनपुरा पे, अभी कुछ दिनों पहले ही उसमें एक विश्वकर्मा MSME टावर बनाने की मैंने घोषणा करी है। उसके कैंडिडेट्स निकल रहे हैं और उसका काम शुरू होने वाला है। उसके अंदर छोटे उद्योगों को लगाने के लिए मैं चाहता हूं कि उसमें प्लग एंड प्ले का सुविधा हो। जैसे अभी गौरव जी बोल रहे थे कि कोई काम करना हो, उनके पास अगर ज़्यादा पूंजी ना हो तो आप किराए के ऊपर अपना एक ऑफिस ले सकते हैं, किराए के ऊपर आप छोटी इंडस्ट्री ले सकते हैं, उसमें सारी सुविधा होंगी। आपको जाके अपनी खाली जो भी आप कोई लेबोरेटरी लगाना चाहते हैं, कोई छोटी मशीन लगाना चाहते हैं, उसको प्लग एंड प्ले करें और काम शुरू कर दें। तो इस तरीके की जो योजना है ये मुख्यमंत्री जी का सोच है। लास्ट बजट में उन्होंने घोषणा करी थी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो नए निर्यातक बनाना चाहते हैं, 10,000 नए बने हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको बताते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें, कैसे फाइनेंसिंग आप प्राप्त कर सकते हो बैंक के द्वारा, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और फ्यूचर के अंदर ये भी प्लानिंग है कि कैसे अदर PSUs को जोड़ा जा सकता है कि छोटे स्टार्टअप्स के लिए प्लानिंग के लिए पैसा मिल सके। ठीक है सर, हमारे पास थोड़े से वक्त की कमी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लान है कि भाई 2030 तक हमें इतने यूनिकॉर्न क्रिएट करने हैं, इतनी इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, इतने उद्योग धंधे क्रिएट करने हैं, इतने रोजगार क्रिएट करने हैं, क्या कोई एक लक्ष्य रखा गया? हम तो चाहते हैं मैक्सिमाइज करें, लेकिन आपको मालूम है बीच में हिंदुस्तान बहुत सारे यूनिकॉर्न बने थे और कईयों को बड़ा सेटबैक भी लगा समय के साथ के अंदर। ये सब कुछ पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर वो यूनिकॉर्न या कोई भी स्टार्टअप देश की स्थिति पे काम करना चाहता है या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे काम करना चाहता है, ये तो एक चैलेंज है। ये ऊपर चैलेंज आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अगर पॉलिसीज परमानेंट होंगी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2030 पता नहीं सरकार किसकी हो, लेकिन जो मिशन डॉक्यूमेंट बना है, जो विजन डॉक्यूमेंट बना है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो राजस्थान सरकार की अच्छी पॉलिसीज आई हैं उसको कोई भी सरकार हो, वो बार बार कहते हैं कि अब विपक्षी दलों से कि अगर आप यहाँ पे सरकार में आना चाहते हैं, दल भी कहने लगे हैं भाई योजनाएं अच्छी हैं, हम उनको और अच्छे से लागू करें। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अच्छी योजनाएं हैं तो पूरे देश में लागू करो, करना भी चाहिए। जैसे और बताइए सर, एक मैं राजीव जी से ये छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम देखते आ रहे हैं कि सरकार के अंदर काफ़ी समय से जॉब फेयर्स वगैरह और ये सब चीज़ें चलती हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कोई स्टार्टअप फेयर काइंड ऑफ थिंग लाई जाए जो कि यहाँ के यूथ को इन्हेंस करे, कि बाहर से भी आप लेकर आइए जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका यहाँ पर एक स्टार्टअप मेला काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर स्टार्ट करवाइए। मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इस तरीके के पहले प्रयास भी समय समय पे करे गए हैं और इसको और बढ़ाएंगे। हम लोगों ने, आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एक्सपो करा भी जोधपुर के अंदर, अभी प्लान करा है कि साल में 2 बार एक्सपो करा करेंगे, एक जोधपुर एक जयपुर में। उसके अंदर भी ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि वहाँ पे जा सकें, उस पर स्पेशल सेशन और स्पेशल एरिया बनाया जा सकता है जो खाली स्टार्टअप्स के लिए काम करे, उनको गाइड भी करे, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनको आगे का रास्ता बताए। सतबीर, कोई ऐसा प्लान है कि भाई 2030 तक हमें खेल जगत में इतना कुछ ले लेना है और मैक्सिमम हमारा ये लक्ष्य है कि भाई नेशनल लेवल पे कम से कम इतने बच्चे हमारे खेलें और राजस्थान में जगह जगह पर इतनी सुविधाएं हो कि यहाँ का बच्चा तो खेले, बाहर का बच्चा भी आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक मिशन विजन 2030 की बात है, हर ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम के लिए सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर रखी है। मेजर ध्यानचंद योजना के तहत राजस्थान के सभी ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम जो है सरकार बनाने जा रही है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का विजन है खेलों को लेकर खासकर काम किया उन्होंने, मैं समझता हूं कि जो सपना देखा है उन्होंने 2030 में राजस्थान को नंबर 1 बनाने का, खेलों के जगत में भी खिलाड़ियों को ब्लॉक स्तर पे जब स्टेडियम मिल जाएगा, सुविधाएं मिलेगी, उनको प्रशिक्षक करने वाले कोचेज मिलेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं कि राजस्थान जो है खेलों में नंबर 1 बनेगा। ठीक है सीताराम जी, क्योंकि देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है,
रोजगार सृजन की अब वो व्यवस्था नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। क्या कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे राजस्थान में जिनके जरिए युवाओं को बताया जाए कि भविष्य दरअसल उसका है, और आप आज से 4 साल आगे की तैयारी कीजिए, आज से 10 साल आगे की तैयारी कीजिए, तभी तो हमारे यहाँ के बच्चे भविष्य के साथ जो रोजगार उत्पन्न होने हैं उनके लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा ढांचा तो मुश्किल है फिर। देखिए, बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी आपका है और सवाल भी आपका है जी। और क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक लिमिट होती है, उससे बाहर युवाओं के लिए मौके पैदा करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष की अभी जो घोषणा की है, इसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए सेपरेटली राजस्थान के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए उस दिशा में काम करने के लिए उन्होंने रखे हैं, और उसके लिए और भी बजट्स हैं। पर हम किस तरह से एक अच्छा माहौल पैदा करें, और ये विजन डॉक्यूमेंट और 2030 की जो बात है वो भी उसी पर आधारित है कि हमने आज जब हम बात करें कि हमने ये युवाओं के लिए किया है और 30 तक हमारा विज़न ये है, तो जो 3-3.25 करोड़ लोगों के सुझाव आए हैं जिसमें युवाओं के भी सुझाव हैं, उसके आधार पर हम लोग जो सबसे बड़ा फोकस्ड एरिया है, जो अभी राजीव अरोड़ा जी ने कहा कि हम जो स्किल डेवलपमेंट करके अपने युवाओं के लिए मौके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, उनके लिए जॉब फेयर्स करें, उनके लिए स्टार्टअप्स के फेयर्स करें, इसी के ऊपर सारा फोकस है। और आपने देखा कि इस बजट में भी हमने 100 मेगा जॉब फेयर्स के लिए प्रावधान रखा हुआ, और अलग अलग जगहों में आपने देखा कि हज़ारों युवाओं के लिए मौके दिए जा रहे हैं। तो ये इसी के ऊपर ये विज़न भी है, और इसी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी काम किया, और हम इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भरत बेनीवाल, हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बेरोजगार, उसका मतलब होता है कि जिसके पास रोजगार नहीं। लेकिन भरत, सच्चाई यह भी है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पास कोई एक ऐसी स्किल है जिसको हम एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से वो रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा। आपको लग रहा है कि एक ऐसे बोर्ड का भी गठन होना चाहिए जो स्किल को समझे, जो समझे कि युवा जाए, बातचीत करे, उसके साथ बातचीत, और उसको समझाया जाए कि आपके अंदर दरअसल ये नहीं, ये स्किल हो सकती है, और फिर उस स्किल को एनहेंस करके उसके रोजगार के लिए काम किया जाए। जी बिल्कुल, इसमें सर शिक्षा नीति में भी थोड़े बदलाव करने होंगे। 8th क्लास के बाद से ही जो स्किल में जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है उसके अकॉर्डिंग अपन को आगे उस युवक जो 8 से 12 तक ही उसको तैयार करना होगा उसी स्किल के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा ये है कि सर निजी क्षेत्र में जैसे रोजगार तो हैं, लेकिन सर रोजगार में आप देखिए जो वहाँ पे 8-8, 10-10, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार में नौकरियां करनी पड़ती हैं उनको, युवाओं को। तो ऐसे में वो प्राइवेट सेक्टर से डरते भी बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन राजस्थान के युवाओं की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जैसे बीएड कॉलेजेस इतनी ज़्यादा है, नर्सिंग कॉलेजेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो प्रशिक्षित हो जाते हैं और उसके बाद वो उसी सेक्टर में रोजगार देखने लग जाते हैं और उसी को एक अपने रोजगार का जरिया मान लेते हैं। तो ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। मैंने इससे पहले सवाल किया था कि भविष्य की डिमांड क्या है, जी बिल्कुल, उस हिसाब से बच्चों को ट्रेन किया जाए। अब हकीकत यही हो गई है। जी बिल्कुल, इंजीनियर्स इतने हैं, हाँ बिल्कुल, टीचर्स की जो बीएड के वो इतने, और उतनी वैकेंसी है ही नहीं सर। तो इसलिए फिर वो बेरोजगारों के हिसाब से उस तरह से ज्यादा मुद्दे भी उठते रहते हैं। तो जो मेन फोकस अपन को करना पड़ेगा स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है, ये उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में एक अरोड़ा जी सर भी यही हैं, तो मैं इनको एक छोटे से सुझाव देना चाहूंगा हमारे युवाओं की तरफ से कि जो लघु उद्योग के लिए जो 25 लाख रुपए जो ऋण दिया जाता है और स्टार्टअप के लिए, तो उस हिसाब से जो ऋण है वो सुलभता जल्दी से नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैं इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी चीज ये कि जो आगे जो उन लोगों को जैसे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का मामला होता है, तो जो एक लेबर एक्ट बने जिसके तहत जो सरकार जितनी भी कंपनियां उनको अपनी तरफ रख के पूरा सिस्टम और फिर अपने अंडर में लेके, और जो रोजगार है वो सरकार के थ्रू उनके पास जाए और एक पैसा फिक्स हो कि भी 18,000 से कम में इसको सैलरी नहीं मिलेगी, 18,000 में कम से कम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार तो है लेकिन शोषण बहुत है और कंपटीशन होने की वजह से वो शोषण बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, राजीव जी, हालांकि पहले सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि शायद सरकार के जो भी विभाग हैं वो देखते होंगे कि जो स्टार्टअप है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। भाई जो पैसा सरकार भी देती है वो भी तो जनता का ही पैसा, ऐसा थोड़ी ना फंसा दिया जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर को क्या आसान किया जा सकता है? उसका स्ट्रक्चर ये है विजेंद्र कि आरएफसी के अलावा आप बैंक से जो लोन लेते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपनी कोई छोटा सा उद्योग शुरू करता है तो उसको बैंक से लोन लेना है।
हमारे पास जो DIC है, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर है, उसके पास आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। रिस्क 22 में आप चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप शामिल हो सकते हैं। एक सरकार के संग रिस्क 22 में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी हर महीने मीटिंग होती है, उद्योग मंत्री जी और मैं बैठ के मीटिंग लेते हैं। उसमें जो भी केसेस आते हैं उनको पास करते हैं। बैंक से जब ऋण मिलता है उसके बाद आप अप्लाई करते हो DIC में, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस में अप्लाई करते हो कि मैंने ऋण ले रखा है, मुझे इसका अनुदान दिया जाए, पुनर्भरण करा जाए, वो उसे मिलता है। कई बार उसके अंदर कमियां रहती हैं, हम पूरे प्रोसीजर को फाइनल नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, उसकी उपयोगिता मालूम पड़ रही है। एक मेरा सवाल आपसे है जी। सवाल यह है कि क्या ये संभावना कभी है कि राजस्थान में जितने भी रोजगार सर्जित होंगे, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या वो निजी सेक्टर में, निजी को मैं ज्यादा ले लेता हूं, उसमें 75% स्टेट होल्डर को ही, जो उस राज्य का रहने वाला है उसको रोजगार मिले, 25 में आउटर स्टेट से कोई आ जाए। और दूसरा, अगर कहीं इंडस्ट्री लग रही है तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उनको सरकार प्रशिक्षित करे उस इंडस्ट्री के हिसाब से और वहां उन लोगों को रोजगार दिलाए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री 1 दिन 2 दिन में नहीं लगती है सर, 4-5 साल लग जाते हैं और इतना वक्त बहुत होता है वहां के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। नहीं, निश्चित रूप से ये जो क्लस्टर्स बन रहे हैं वो बनी इसलिए रहे हैं कि कहीं पे मार्बल का क्लस्टर बने, कहीं पे EV का क्लस्टर बने, उनको वहीं पे ट्रेनिंग मिले, वहीं पे रोज़गार मिले, और इसकी पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये जो प्रश्न आपका है कि क्या इसको राजस्थान में लागू करा जाएगा, ये एक गंभीर विषय है, बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करा जा सकता। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो बॉर्डर एरिया के अंदर लगी हुई है, उसमें हो सकता है कि पास के इलाके के भी लोग आते हों। आज की तारीख में राजस्थान में अगर जो हेल्थ की स्कीम है, जो निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी, अब निःशुल्क जांचें हो रही हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से बड़ी संख्या के अंदर लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम उनको मना नहीं कर सकते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इसीलिए इस पे जरूर सोचा जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से लोकल टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है, चाहे रोजगार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, हमेशा से लोकल को प्राथमिकता दी है और आगे भी दी है। सर, अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। सतवीर, मैं मानकर चलूं 2030 में राजस्थान क्रीड़ा के क्षेत्र में देश को लीड करने की स्थिति में होगा? निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह ग्रामीण शहरी ओलंपिक से एक माहौल बना राजस्थान में, जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जिनको कभी उन्होंने SMS स्टेडियम नहीं देखा, स्टेट लेवल के स्टेडियम नहीं देखे, वो आज सरकार के माध्यम से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिला उनको खेलने का, और जो खेलों का एक वातावरण बना है पूरे राजस्थान में। जिस तरह सरकार की सोच है खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की, उनको सम्मान देने की, उनको रोजगार के लिए मोटिवेट करने की, निश्चित रूप से राजस्थान आने वाले समय में खेलों के जगत में नंबर 1 बनेगा। और आज भी हरियाणा को हम लगता है 2030 तक युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मैंने सतवीर जी और राजीव जी को दोनों को सुना, तो मेरा तो राजीव जी से एक छोटा सा और निवेदन रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को सबको कर रहा हूँ, तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं राजीव जी से ये कहना चाहूँगा कि सर, आजकल जो भी यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको ये लगता है कि हम सरकार के पास जाएंगे तो हमको ब्यूरोक्रेसी का पूरा सामना करना पड़ेगा। तो मैं राजीव जी से यही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सर, एक ऐसा फ्रेंडली जोन बनाया जाए कि हाँ, जिससे कि यंग एंटरप्रेन्योर और सरकार के बीच में अच्छा तालमेल बैठे और वो आगे बढ़ के राजस्थान का नाम रोशन करें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका भी शुक्रिया। सीताराम लामा जी, सतवीर जी, भरत बेनीवाल जी और शुभम, सभी का शुक्रिया। 2030 का एक सपना देखा गया है, उस सपने के अंदर हमें क्या करना है और सरकार क्या कर रही है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो सपना पूरा हो जाएगा। बस उसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नमस्कार।